तो भाई लोगों, इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मूनगेजर और ऑल 11 स्टार सिस्टम में जितने भी पावरफुल बंदे हैं उन सभी के बीच बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट होने वाली है और वैंगलिन भी निर्वाणा स्काई स्टेज तक पहुंच जाएगा। लेकिन वैंगलिन के ऊपर खुद ब्लड गॉड आकर अटैक करने वाला है और ब्लड गॉड की कल्टिवेशन लेट स्टेज निर्वाणा शैटर की है और वैंगलिन का उसे बचना इम्पॉसिबल है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि वैंगलिन मूनगेजर के अंदर एक 8 स्टार एंशिएंट गॉड से मिला था, लेकिन मूनगेजर को बाहर से मास्टर ऑफ फ्लेम स्पार्क वगैरह ने सभी ने सराउंड कर लिया था और इन सभी की बैटल स्टार्ट हो गई थी। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में सभी कल्टिवेटर्स और मूनगेजर की फाइट स्टार्ट हो गई थी और मूनगेजर ने अपने काफी सारे छोटे छोटे मूनगेजर्स को बाहर भेज दिया था फाइट करने के लिए। और मूनगेजर आज पहली बार डर रहा था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पहले भी उसे डेंजर का एहसास हुआ था, लेकिन ये डेंजर आज उसके सामने था और पहले वाला जो डेंजर का एहसास उसे हुआ था वो तो काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन ये डेंजर भी उससे कम नहीं लग रहा था। और इस वजह से मूनगेजर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और गुस्से में अपनी फुल स्ट्रेंथ को डिस्प्ले कर रहा था। और तभी एशियन गॉड की लैंग्वेज में कुछ बोलता है जिस वजह से स्पेस तक कोलैप्स होने लगता है और तभी जो रेडो बोल्डमैन था वो उसके ऑक्टागोनल फॉर्मेशन के साथ मर्ज हो जाता है और मूनगेजर को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है और उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है। और उसके जो 4 डिसाइपल्स थे वो भी मूनगेजर को रोकने का ट्राई करते हैं और जो ब्लैक रोब मैन था वो अपनी जो 1000 फुट लॉन्ग ईगल थी उसके अंदर चेंज हो जाता है और उससे मूनगेजर के ऊपर अटैक कर देता है। और इतना ही नहीं बल्कि शेंगोंग फैमिली के सिस्टर भी अटैक कर देते और जैन फैमिली के ली यूनजी भी अटैक कर देते और 5 कलर डाविस्ट वगैरह सभी लोग अटैक कर देते और जो ब्लड गॉड थे वो रेड विस्ट में बदल जाते और मूनगेजर के जो टेंटिकल्स थे उनके अंदर चले जाते, मतलब कि वो अंदर से डिस्ट्रक्शन कर रहे थे और अपने फ्लेम स्पार्क वो सेलेस्टियल रियल्म के फ्रेगमेंट जो थे उनका यूज कर एक स्टॉर्म क्रिएट कर देते और सभी लोग मूनगेजर को कैप्चर कर रहे थे। और ये देखकर तो मूनगेजर सरपन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी एशियन गॉड की लैंग्वेज में कुछ बोलता है और उसके जितने भी छोटे छोटे मूनगेजर सरपन थे वो भी बोलने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारे एशियन गॉड की फिंगर्स अपर हो जाती है। और ये देखकर तो मास्टर फ्लेम स्पार्क वगैरह के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, लेकिन मूनगेजर रुकता नहीं और अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स को तोड़ने लगता है, जिस वजह से और 1-1 लाख फीट के जो मूनगेजर्स थे वो अपर होने लगते। और ये देखकर तो मास्टर फ्लेम स्पार्क और ज्यादा शॉक ले जाते और उन्हें पता नहीं था कि ये मूनगेजर ऐसे भी स्पेल्स को यूज कर सकता है, क्योंकि एशियन रिकॉर्ड्स में ये मौजूद नहीं था। लेकिन ये जो मूनगेजर था उसने जितने भी बंदों को पकड़ा हुआ था उन सभी की जो वेटिलिटी थी उन्हें बड़ी तेजी से डेवलप करने लगता है और वैंगलिन भी देखकर शॉक था और इस वजह से वो जो एशियन गॉड चाइल्ड था उसकी पावर काफी तेजी से डेवलप हो रही थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। और वैंगलिन सोचता है कि वो इस एशियन गॉड के चाइल्ड के आसपास के जो टेंटिकल्स है उन्हें तोड़ दे और एशियन गॉड को आजाद कर दे, लेकिन इन्हें देखकर वो जो एशियन गॉड था इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह से इस मूनगेजर के साथ मर्ज हो चुका हूँ, जिस वजह से मुझे अलग नहीं किया जा सकता। तुम बस ऐसे जल्दी से चले जाओ और जो मेरा रियल क्लैन मेंबर है उसे यहाँ पर लेकर आओ ताकि मैं उसे अपने इनहेरिटेंस पास कर सकूं। और उसके बोलते के साथ ही उसके फोरहेड के ऊपर के जो इल्यूजनरी स्टार्स थे उनमें से वो एक को कोलैप्स करवा देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक अनइमेजिनेबल फोर्स ये पैदा होता है और ब्लड गॉड जो कि इस मूनगेजर के अंदर आया जा रहा था उसके बॉडी में ये फोर्स एंटर हो जाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा ब्लड काउंट कर देता है और पीछे की स्क्वाड चला जाता है और उसका फेस काफी ज्यादा पेल हो जाता है। उसकी जो ओरिजिनल सोल थी वो भी काफी ज्यादा इंजर हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है एशियन गॉड और उसके बॉडी में से एक शैडो बाहर निकलती है जो कि एक एशियन डिमन की थी। वो भी शॉक्ड होते हुए बोलने लगता है एशियन गॉड और ब्लड गॉड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता और तेजी से इस मूनगेजर के बाहर जाने लगता है। और हम बाहर का से देखते हैं जहाँ पर की इस मूनगेजर ने अपने एशियन गॉड फिंगर बना दी थी, जिस वजह से वो जो ऑक्टागोनल फॉर्मेशन था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और रेड रोब मैन था उसका फेस भी पेल पड़ जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं और फिर से अपने फॉर्मेशन को बनाने लगता है। और मास्टर फ्लेम स्पार्क भी अपने वो जो फ्रेगमेंट्स थे उनसे एक वोर्टेक्स को बना लेते और ब्लैक रोब मैन भी उस एशियन गॉड के फिंगर के ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट उस फिंगर के ऊपर नहीं आता और जो ऑक्टागोनल फॉर्मेशन था वो फिर से बन गया था, लेकिन वो फिर से एशियन गॉड फिंगर के इम्पैक्ट की वजह से कोलैप्स हो जाता है और इस वजह से उसके 4 जो डिसाइपल थे जो कि फॉर्मेशन को कंट्रोल करते थे उनमें से एक एक्सप्लोड हो जाता है। और ये देखकर तो मास्टर फ्लेम स्पार्क की आंखें रेड हो जाती है, उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है और वो एक रोर करते हैं और जितने भी उनके पास थंडर सेलेस्टियल रियल्म के वो फ्रेगमेंट थे उन्हें एक्सटेंड कर देते हैं, जिस वजह से ये पूरे फ्रेगमेंट उस मूनगेजर को पूरी तरह से वाप कर लेते हैं। और फ्लेम स्पार्क सभी से चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं सभी कल्टिवेटर मेरे साथ मिलकर इस मूनगेजर को सील करो। और सभी लोग यहाँ मूनगेजर को सील करने में लगे हुए थे, लेकिन इस वजह से मूनगेजर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एक रोर करता है और एशियन गॉड की लैंग्वेज में फिर से कुछ बोलता है और जितने भी छोटे छोटे जो मूनगेजर सरपंच थे उनकी जो एशियन गॉड की फिंगर थी वो सभी उसके सामने आकर मर्ज होने लगती है और एक बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल एशियन गॉड की फिंगर यहाँ पर प्रकट हो जाती है और तुरंत इस फिंगर को मूनगेजर आगे बढ़ा देता है, जिस वजह से वो जो ऑक्टागोनल फॉर्मेशन था उसे अभी वो जो
3 बंदे बचे हुए थे वो मिलकर अभी भी बनाए रख रहे थे, लेकिन तुरंत ही ये तीनों ही बंदे मारे जाते और इसका इम्पैक्ट काफी दूर तक फैलने लगता है। इवन की 50,000 किलोमीटर के दूर एक थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का मैसेंजर इससे अफेक्ट हो जाता है। तो तुम समझ सकते हो कि ये बैटल कितने खतरनाक तरीके से चल रही है। और इस मून गेजर के फिंगर के सामने कोई भी बंदा नहीं टिक पाता। इवन शेंगोंग फैमिली के एंसेस्टर वगैरह जितने भी थे, वो रेड रोब मैन, ब्लैक रोब मैन, लियूजी, 5 कलर डॉइस्ट, कोई भी टिक नहीं पाता और सभी लोग पीछे खिसके हुए चले जाते, लेकिन वो रुकते नहीं क्योंकि उन्हें इस फिंगर को रोकना ही था। और वो सभी मिलकर अपने पार्ट से एंशिएंट गॉड फिंगर के ऊपर अटैक कर देते और एक वोर्टेक्स सा बन जाता है और वो फिंगर से जाकर कोलाइड हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन होता है और ये सभी बंदे काफी ज्यादा पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। उनके मुंह से भी ब्लड बाहर निकलता है। इवन की उनकी ओरिजिन सोल भी इंजर हो जाती है, लेकिन इनमें से कोई भी मारा नहीं जाता क्योंकि ये लोग भी पावरफुल थे। लेकिन वो जो एंशिएंट गॉड की फिंगर थी वो फाइनली कोलैप्स हो चुकी थी, लेकिन इसके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर के जो प्लैनेट थे वो तक शटर्ड होने लगते और कुछ लोग तो इस वजह से मारे भी जाते और कुछ के बहुत ज्यादा बुरे हाल हो जाते। और हम इधर मून गेजर के अंदर वैंगलिन को देखते और वो जो एंशिएंट गॉड थे उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स चैट पढ़ दिया था और अपने स्टार को कोलैप्स कर यहाँ पर एक ट्रांसफर अरे बना दिया था। और वैंगलिन से बोलने लगते हैं, मेरे क्लैन मेंबर जल्दी से यहाँ से जाओ और मेरे रियल क्लैन मेंबर को यहाँ पर लेकर आओ। तो वैंगलिन भी ऐसा ही करता है, उस ट्रांसफर अरे में अपना कदम रखता है और फिर वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। और इस टाइम पर हम मास्टर फ्लेम्सबर्ग को देखते हैं जिन्हें की काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही चिल्लाते सील और जितने भी फ्रेगमेंट्स थे वो चारों तरफ से मून गेजर को घेरने लगते। लेकिन मून गेजर भी अब इस वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और फ्रेगमेंट्स के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी उसकी आंखों में काफी ज्यादा फेयर आ जाता है क्योंकि वो एक वाइट को देखता है जो कि उसने कोलैप्स किया था, लेकिन उसके अंदर से एक पर्सन वॉक करते हुए बाहर आता है जो कि देखने में ब्लरी था, लेकिन इतना बता सकते थे कि वो मेल था, लेकिन उसकी जो पावर थी वो कुछ अलग ही थी। और ये देखकर मून गेजर भी काफी ज्यादा शॉक्ड और काफी ज्यादा फेयर में आ चुका था। इवन की यहाँ पर जो लियोजी थे जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट बंदा था, लेकिन वो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाते और वो बोलने लगता है, मास्टर फ्लेम्सबर्ग ने इस बंदे को भी बुलाया। और वो रिस्पेक्टफुली अपने हाथ उस बंदे के सामने जोड़ते और यही नहीं बल्कि इवन की यहाँ पर जितने भी पावरफुल बंदे थे वो भी रिस्पेक्टफुल हो जाते और इस बंदे को देखने लगते और मून गेजर भी देखकर भागने लगता है। और हम वैंगलिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दूर अपर हो चुका था और वो अपने पीछे देखने लगता है। और वैंगलिन को पता था कि मून गेजर के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है और वैंगलिन अपने मन ही मन बोलने लगता है, वो एंशिएंट गॉड चाइल्ड चाहता है कि मैं अपनी रियल बॉडी को यहाँ पर लेकर आऊँ ताकि मैं उसकी इनहेरिटेंस पा सकूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी रियल बॉडी अलाइस्टार स्टम्प में मैं उसे यहाँ पर लाने का ट्राई तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी वैंगलिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वैंगलिन को पता था अभी उसकी कल्टिवेशन कम है और वो एंशिएंट गॉड चाइल्ड उसकी बॉडी को पोजेस भी कर सकता है। तो वैंगलिन बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और फिर वैंगलिन यहाँ से स्पेशल बेंडिंग यूज कर डिसअपीयर हो जाता है। और अब वैंगलिन को देखते हैं जो कि अभी प्लांट किंगलिन के ऊपर आ गया था और तभी जैसे ही वैंगलिन प्लांट किंगलिन के ऊपर आता है वहाँ पर 10 लोग अपीयर होते हैं जो कि चोजन इमॉर्टल क्लैन के थे और उनके सामने वो जो ओल्ड मैन था काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है बेनिफिक्टर, लेकिन वो रिस्पेक्ट के साथ वैंगलिन से बोलने लगता है, मैंने सुना था कि याओ फैमिली आपको हंट कर रही है। तो ये देखकर वैंगलिन उससे बोलने लगता है, इसके बारे में छोड़ो, अब वो मैटर खत्म हो चुका है। और तभी वैंगलिन यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और अपने माउंटेन हिंग्यू पिक के ऊपर आ जाता है और अपने केव के अंदर चला जाता है और कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और वैंगलिन याओ बिंग्यून को अपने पास से बाहर निकाल देता है और याओ बिंग्यून के ऊपर जब भी धूप पड़ती है वो अलग ही खूबसूरत दिखती है, लेकिन वैंगलिन का ध्यान उसके ऊपर नहीं था, वो कल्टिवेशन करे जा रहा था। और तभी वैंगलिन फिर अपने मन ही मन बोलने लगता है, याओ फैमिली का जो हंट है वो तो रुकने वाला नहीं। और वैंगलिन अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता था। तभी वैंगलिन अपना जो एंशिएंट गॉड का फर्नेस था उसे बाहर निकाल देता है और उसे फिर से रिफाइन करने लगता है ताकि वैंगलिन ज्यादा से ज्यादा पावर को यूज कर पाए। और टाशान भी वैंगलिन की शैडो से बाहर आ जाता है और वो भी सीरियसली इंजर्ड था, इसलिए वो भी अपने आप को हील करने लगता है। और फिर वैंगलिन की नजर जाती है याओ बिंग्यून के ऊपर और वैंगलिन सेंस कर सकता था कि अभी भी उसकी जो ओरिजिन एनर्जी है उसकी बॉडी के साथ मर्ज नहीं है क्योंकि उस मून गेजर की वजह से उसकी ओरिजिन एनर्जी उससे अलग हो चुकी थी। तो देखकर वैंगलिन अपने 2 फिंगर्स को उसके आईब्रोज के बीच टच करता है और वैंगलिन उसकी ओरिजिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाने लगता है। और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और वैंगलिन चाहता था कि वो जल्द से जल्द निर्वाणा स्कायर तक पहुंच जाए। और ऑल एवन में ये न्यूज काफी चर्चे में चलने लगती है कि जो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल था उसने मून बीस्ट को पकड़ लिया है जो कि मैसेकर करे जा रहा था। और इस वजह से थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का जो फेम था वो पीक तक पहुंच चुका था और थंडर सेलेस्टियल टेम्पल ने वो जो 108 सेलेस्टियल टाइटल कॉम्पिटिशन था ऑफिशियली उसे अनाउंस कर दिया था और वो शुरू हो चुका था। और इसमें कल्टिवेटर्स को काफी ज्यादा फायदा था क्योंकि अलायंस में वो जाएंगे तो वो एक ग्रुप को लीड कर सकते और उन्हें जो कुछ भी पसंद आए वो सभी वो लूट सकते और यहाँ तक कि जो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल है उन्हें काफी ज्यादा अच्छे रिवार्ड्स भी
देने वाला था। इस वजह से काफी सारे कल्टिवेटर इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले थे और इस टाइम पर वैंगलिन को 10 दिन बीत गए थे और वैंगलिन ने इन 10 दिनों के अंदर याओ बिंगयुन की जो ओरिजिन एनर्जी थी उसका 30% हिस्से को रिफाइन कर दिया था और वैंगलिन कॉर्पोर रैंक पीक तक पहुंच गया था। बस निर्वाणा स्कायर से वो एक स्टेप दूर था, बस उसे अपने डोमेन को समझना था, फिर वो निर्वाणा स्कायर स्टेज तक पहुंच सकता था। लेकिन जो कर्मा डोमेन थी वो लाइफ एंड डेथ डोमेन से काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। फिर वैंगलिन ऐसे कर्मा डोमेन को समझने लगता है। वो बोलने लगता है कर्मा जब मुझे वन डिफाइंग बीट मिला था वो कार्मिक काउस था और सितुनान से मिलना कार्मिक इफेक्ट था। और ऐसे वैंगलिन डोमेन को समझने लगता है और बड़बड़ाने लगता है कार्मिक काउस, कार्मिक इफेक्ट, ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स रखने लगता है। लेकिन इससे भी वैंगलिन का फायदा नहीं हो रहा था और वो बोलने लगता है मैं अपने कर्मा डोमेन को कैसे इंक्रीज करूँ। फिर वैंगलिन को याद आता है कि डीमन स्पिट लैंड में वो एंशिएंट डीमन बिलियो की हेल्प से एक अलग ही स्टेट में चला गया था और उसके अंदर वो बहुत सारे दाउस को देख पा रहा था और उसने वहाँ पर देखा था कि उसके काफी सारे क्लोज थे बिल्कुल ऑलसिर के जैसे ही। और फिर वैंगलिन को समझ आता है कि ऑलसिर भी ऐसा ही वो हेवंस के दाव को तो फॉलो करता है लेकिन उसके काफी सारे वगैरह है जिन्हें कि उन्हें डेवर किया है। अरे वैंगलिन को उसका जो पहले का सेलेस्टियल गार्ड था उससे पता चला था कि सनियन को वो जो ऑलसिर था उसने डेवर कर दिया था और फिर ऐसी ऑलसिर अपने दाव की समझ को बढ़ाता है, अपने डोमेन को इवॉल्व करता है। फिर वैंगलिन सोचने लगता है क्या मैं भी दूसरे के डोमेन्स को डेवर कर अपने डोमेन को कंप्रेंड करूं, क्योंकि वैंगलिन ऐसा करता है तो उसकी डोमेन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएंगी और उसे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फिर वैंगलिन अपने 2 फिंगर्स को उठाता है और याओ बिंगयुन के फोरहेड की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन फिर वैंगलिन अचानक से रुक जाता है क्योंकि अगर वो किसी की डोमेन्स को डेवर करेगा तो उसे अपने डोमेन की कंपैरिजन को बढ़ाने के लिए और भी डोमेन्स को डेवर करना पड़ेगा। और फिर वैंगलिन ऐसे ऑलसिर से अलग कैसे रह जाएगा, वो भी ऑलसिर के जैसा ही हो जाएगा। लेकिन वैंगलिन तो अपनी खुद डोमेन को अंडरस्टैंड करना चाहता था और वैंगलिन के सामने अभी 2 चॉइसेस थे। अगर वो डोमेन डेवर करे तो उसकी कल्टिवेशन बढ़ जाएगी, अगर डोमेन डेवर नहीं करता उसे खुद से ही कंप्रेहेंड करना पड़ेगा, जो कि हार्ड था। लेकिन वैंगलिन रुक जाता है और फिर डोमेन को समझने लगता है और वो इसी कंफ्यूजन में चला जाता है कि वो याओ बिंगयुन के डोमेन को डेवर करो या ना करो। और ऐसे उसे 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ये 3 दिन उसके लिए जैसे 300 साल जैसे थे। और फिर वैंगलिन ऐसे ही बोलने लगता है आखिर दाव है क्या, दाव है क्या, दाव क्या है। और वैंगलिन ऐसे ही बोलते बोलते एक अलग स्टेट में चला जाता है और इसे कहते हैं ड्रीम डाव। और वैंगलिन इस पूरे प्लैनेट किंगलिन के साथ मर्ज हो जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे प्लैनेट किंगलिन खुद वैंगलिन और वैंगलिन खुद प्लैनेट किंगलिन। वैंगलिन प्लैनेट के ऊपर हर एक चीज थी, उसे फील कर सकता था, उसे देख सकता था। और इस टाइम पर हम वैंगलिन के बॉडी के पीछे एक पेंटिंग को देखते हैं जो कि व्हाइट और ब्लैक थी, यीन और यांग के ये सिंबल्स थे। और वैंगलिन अभी भी बस से ही बोले जा रहा था दाव क्या है, दाव क्या है। और ऐसे ही जितने भी प्लैनेट के ऊपर कल्टिवेटर्स थे सभी के सोल के अंदर ये वॉइस जाने लगती है और वैंगलिन अपने दाव को ढूंढने के लिए एक अलग से विंड में बदल जाता है और पूरे प्लैनेट किंगलिन के ऊपर घूमने लगता है। और हमें एक पाइथन को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से बेस्ट को निगलने वाला था और वैंगलिन यहाँ पर भी आता है, लेकिन इसे देखता है और बोलता है ये दाव नहीं हो सकता और पाइथन उस बेस्ट को निगल जाता है। और फिर हमें इस प्लैनेट के ऊपर काफी सारे कैरेजेस को दिखाया जाता है जहाँ पर की अंदर एक मैन और एक वुमन बैठी हुई थी और बाहर पर एक लड़की थी जो कि उसके डॉग के साथ खेल रही थी। और तभी वैंगलिन की वो जो विंड थी वहां से गुजरती है और वो जो डॉग था ये देखकर वो बार्क करने लगता है और हम वैंगलिन को देखते हैं जो कि बोलने लगता है द हेवंस दाव इज एंडलेस, द पाथ ऑफ दाव इज बाउंडलेस। आज तुम जैसा करते हो वैसा ही तुम्हें इफेक्ट मिलता है, कार्मिक काओस, कार्मिक इफेक्ट सब तरफ है। और ऐसे वैंगलिन की विंड एक घर के अंदर जाती है जहाँ पर की एक वुमन अपने बेटे को डांट रही थी क्योंकि उसने एक बाउल को तोड़ दिया था, लेकिन वो बच्चा बोलने लगता है वो बाउल पहले से ही टूटा हुआ था। तो देखकर वैंगलिन बोलने लगता है कि दाव भी एक बॉल के जैसा होता है। लेकिन फिर वैंगलिन यहाँ से निकल जाता है और हम एक वुमन को देखते हैं जो कि बड़े गुस्से में एक बंदे को चेस करे जा रही थी और वो चिल्लाते हुए बोलने लगती डैम ऑफिसर, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई, आज तो मेरे हाथों पड़ गए, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और हम देखते हैं कि वो जो वुमन थी उस बंदे को फाइनली किल कर देती है और रोने लगती है, आसमान की तरफ देखती है और बोलती है मदर फादर आज फाइनली मैंने आपका रिवेंज ले लिया। तो देखकर वैंगलिन बोलने लगता है यहाँ पर भी कार्मिक काओस और कार्मिक इफेक्ट है, उस बंदे ने उस लड़की के फैमिली वाले को मारा, वो कार्मिक काओस था और इस लड़की ने आज रिवेंज ले लिया, ये कार्मिक इफेक्ट था। लेकिन वैंगलिन को अभी भी उसका आंसर नहीं मिला था तो वैंगलिन ऐसे ही भटकने लगता है और वैंगलिन ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल्स देखने लगता है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, यहाँ पर इतने सारे एग्जांपल्स पड़े और वैंगलिन ऐसे ही भटकता रहता है अपनी दाव की खोज में। और हम यहाँ पर एक टीचर को देखते हैं जो कि उसके काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा था, लेकिन तभी वैंगलिन की जो वो विंड थी एक स्टूडेंट के अंदर घुस जाती है और वो स्टूडेंट खड़ा होता है और उसके टीचर से पूछने लगता है मास्टर दाव क्या है। तो देखकर
वो जो टीचर था दाव ह्यूमैनिटी को टीच करता है, तो दाव वगैरह कुछ नहीं, बस ह्यूमैनिटी है। तो देखकर वैंगलिन की जो विंड थी वो यहाँ से चले जाती है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन था, जो कि एक लैंप को जला रहा था और इस बंदे का नाम जिया था और ये एक वॉइस मैन था। और तभी वैंगलिन की जो वॉइस थी यहाँ पर भी अपर हो जाती है और वो बोलने लगती है, क्या तुम दाव के बारे में जानते हो कि दाव क्या है? तो देखकर वो जो बंदा था, वो जो ओल्ड मैन था, काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और वो डरते हुए बोलने लगता है, तुम ह्यूमन हो या गोस्ट हो? लेकिन वो वॉइस फिर से बोलने लगती है, व्हाट इज दाव? तो देखकर वो जो जिया नाम का ओल्ड मैन था वो बोलने लगता है, मुझे पता नहीं कि दाव क्या है। तो वैंगलिन की जो विंड थी यहाँ से चले जाती है और वैंगलिन ऐसे ही भटकने लगता है और फिर हमें फिर से एक टीचर और स्टूडेंट को दिखाया जाता है और स्टूडेंट खड़ा होके पूछने लगता है, टीचर दाव क्या है? तो देखकर वो जो टीचर था वो बोलने लगता है, हेवंसी दाव है, मतलब कि इस बंदे के अंदर भी वैंगलिन की जो विंड थी वो घुस चुकी थी और वैंगलिन की विंड फिर से यहाँ से निकल जाती है। तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है और वैंगलिन ऐसे ही अपने ड्रीम में कंफ्यूज होकर घूम रहा था, डाव को खोज रहा था और हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिकिंग था और वो अपने आप से बोलने लगता है, मुझे तो लगा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन दाव के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। और ऐसे ही ये जी नाम का ओल्ड मैन एक रिवर साइड आ जाता है और वहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसने कि रेनकोट पहना हुआ था और वो जाला डालकर मछलियां पकड़ रहा था और ये जिया नाम का ओल्ड मैन उधर देखता है और बोलता है, व्हाट इज दाव? और तभी वो बोलता है, क्या ये दाव हो सकता है कि मैं एक फिश हूँ और जो नेट है वो दाव है और ये जो रिवर है ये हेवंस है और वो जो ओल्ड मैन जो की नेट पकड़ा हुआ है वो क्रिएटर है जो की फेस को कंट्रोल करता है। इस ओल्ड मैन ने जैसे ये बोला था तभी यहाँ पर एक वायलेंट विंड अपर हो जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि अपना वैंगलिन था और ये देखकर तो जिया नाम का ओल्ड मैन डर जाता है और पीछे हट जाता है। लेकिन वैंगलिन जैसे यहाँ पर अपर होता है वो अपने फिंगर से इस ओल्ड मैन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भेज देता है और बोलने लगता है, तुमने मुझे दाव की एनलाइटमेंट को गिफ्ट किया है तो फिर मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। और वैंगलिन को अब दाव की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, उसे दाव समझ आ गया था और वो बोलने लगता है, हेवंस का दाव एक ऐसी चीज है जिसे कि कोई भी प्रूफ कर सकता है। हेवंस दाव नहीं है बल्कि दाव हेवन और अर्थ की विल से फॉर्म होता है और वो सभी के पास होता है जो कि होती है विल और उसी से दाव क्रिएट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो फिश है वो अगर नेट में अटक जाए और बाहर निकल जाए तो उसे वर्ल्ड के दाव को फेस करना पड़ेगा और फिर वो वर्ल्ड के दाव को फेस करेंगे तो उसे वर्ल्ड के लॉस को मानना पड़ेगा और फिर मरकर रिइंकार्नेशन साइकिल में जाना पड़ेगा या फिर वो रिवर्ट कर सकती है, यानी कि नेट को फाड़ सकती है और सीधा रिवर में जा सकती है और अपनी जान बचा सकती है। और कल्टिवेटर्स भी बिल्कुल इस फिश की तरह ही रहते हैं, वो जितना ज्यादा स्ट्रगल करते उतनी ज्यादा वो पावर को गेन कर पाते, उतनी ज्यादा उन्हें अंडरस्टैंडिंग मिल पाती है और यही दाव विल से फॉर्म होता है। और फिर ये जो विंड थी यहाँ से फ्लाई कर चले जाती है और एजाई नाम ओल्ड मैन वो बोलने लगता है, क्या वो इंसान था या घोस्ट था? और वैंगलिन को इनलाइटमेंट हो चुका था लेकिन वैंगलिन पूरे प्लैनेट किंगलिन के साथ मर्ज हो चुका था, इसलिए पूरे प्लैनेट किंगलिन को इनलाइटमेंट मिलता है। ये जो प्लैनेट की सोल थी उसे इनलाइटमेंट मिलता है, रिवर और रिवर्स वगैरह जितने भी यहाँ पर जितने भी सोल्स वगैरह थे उन सभी को इनलाइटमेंट मिलता है। जैसे कि कल्टिवेटर्स को ले लो, मॉर्टल्स को ले लो, जितने भी कल्टिवेटर्स यहाँ पर नेसेंट सोल में अटके हुए थे और क्लोजर कल्टिवेशन में थे और कोई भी इस प्लैनेट के ऊपर सोल फॉर्मेशन के ऊपर जा नहीं पाया था, वह एक के बाद एक ब्रेक थ्रू करने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी इनलाइटमेंट हो चुका था और वो सोल फॉर्मेशन के ऊपर पहुंच जाते और सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ हेंग्यो पिक को देखने लगते क्योंकि सभी को पता था कि उन्हीं के वजह से इन्हें एनलाइटमेंट मिला है। और वैंगलिन फाइनली अपने आंखें खोलता है और वैंगलिन को पता चल जाता है कि वो एक अलग ही ड्रीम में चला गया था। अगर वो दाव को समझ नहीं पाता तो वो हमेशा के लिए उसी ड्रीम में फंसा रह जाता। और वैंगलिन के एनलाइटमेंट की वजह से प्लैनेट किंगलिन के ऊपर काफी सारे स्पिरिचुअल स्टोन अपेयर हो गए थे और वैंगलिन जिस हेंग्यो पिक के ऊपर था वहाँ पर तो पावरफुल स्पिरिचुअल स्टोन्स अपेयर हो चुके थे। और यहाँ पर हो ही रहा था तभी हमें थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के अंदर फिर से किंग शी को दिखाया जाता है जो कि अपने आइज को ओपन करते और बोलते, मास्टर ने एक बार जोक में कहा था कि जो भी मेरा एक भी स्पेल सीख ले तो वो मेरा डिसाइपल है। और जो किंग शी की आइज थी जैसे कि वो हेवंस को चीरते हुए वैंगलिन को देख सकती है और किंग शी बोलने लगते हैं, इस बंदे ने कॉल द विंड को सीख लिया है तो इसे मास्टर का डिसाइपल एक हद तक माना जा सकता है। और फिर किंग शी बोलने लगते हैं, मास्टर मैं वो रीजन फाइंड करूंगा कि आखिर सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स क्यों हुआ और मैं क्रेजी क्यों हो गया, आपके लिए मैं रिवेंज जरूर लूंगा। और वैंगलिन को फाइनली अब एनलाइटमेंट मिल गया था और वैंगलिन को ट्रू सेकंड स्टेप कल्टिवेटर बनने के लिए बस एक थॉट की जरूरत थी और फिर वो सेकंड स्टेप कल्टिवेटर बन जाएगा। लेकिन उसे पता था जैसे वो सेकंड स्टेप में जाएगा डिवाइन ट्रिब्यूलेशन आएंगे, लेकिन वैंगलिन अभी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को बुलाना नहीं चाहता था। और वैंगलिन याओ बिंग्यून को देखता है और उसके आईब्रोज के बीच अपने फिंगर को प्रेस कर देता है और वो बोलने लगता है, मुझे पता है कि डोमेन्स को डेवर करने का आइडिया रॉन्ग है, लेकिन मैं डोमेन्स को डेवर तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं डोमेन्स को देख तो सकता हूँ, उनकी कंपैरिजन को, उनके लाइफ में जो कुछ भी हुआ उन्हें देख सकता हूँ और फिर एनलाइटमेंट पा सकता हूँ। ये रास्ता
सही रहेगा। मतलब अब वैंगलिन याओ बिंगयन के डोमेन को डेवर नहीं करेगा, लेकिन उसके डोमेन को देखेगा ताकि वैंगलिन की जो कॉम्प्रिहेंशन है वो और ज्यादा आगे तक बढ़ सके। और तभी वैंगलिन याओ बिंगयन के डोमेन के अंदर आ जाता है। याओ बिंगयन के दावट को देखने लगता है जैसे कि वो याओ बिंगयन के एक ड्रीम स्पेस में आ गया और हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि खेल रही थी। इनमें से जो बड़ी वाली थी वो याओ बिंगयन थी और जो छोटे वाली थी उसकी छोटी बहन थी। और तभी याओ बिंगयन की लिटिल सिस्टर खेलते खेलते गिर जाती है और वो रोने लगती है। तो देखकर याओ बिंगयन उससे बोलती है, रो मत, अब मदर भी नहीं है, अब हम दोनों ही बचे और जब तक तुम्हारी बिग सिस्टर जिंदा है तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। लेकिन इन्हें देखकर उसकी जो लिटिल सिस्टर थी वो उसे पकड़ लेती है और बोलती है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मतलब कि ये पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। और फिर दोनों ही हंसने लगते हैं और फिर उसकी बिग सिस्टर बोलने लगती है, चलो मैं तुम्हें कैंडी खाने के लिए लेकर चलती हूँ। लेकिन तब यहाँ पर एक रेड क्लाउड के ऊपर बैठा हुआ यंग मैन आता है जो कि दिखने में सिलिस्टल के जैसा लग रहा था और इस बंदे का नाम था याओ यून और वो इन दोनों लड़कियों का अंकल था। और इन लड़कियों की जो माँ थी वो सेकंड जनरेशन में सबसे ज्यादा टैलेंटेड मानी जाती थी और वो याओ यून की बड़ी बहन थी। और वो दोनों लड़कियों को यहाँ से लेकर जाने लगता है। तो देखकर याओ बिंगयन की जो लिटिल सिस्टर थी वो उस बंदे से बोलने लगती है, क्या आप हमें मोम से मिलवाने के लिए ले जा रहे हो? तो देखकर वो जो बंदा था काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो बोलता है हाँ। और तभी ये जो मिडिल एज मैन था वो अपने टीथ क्लेंच करते हुए बोलने लगता है, सिस्टर ये बच्ची इनोसेंट है, इवन अगर मुझे याओ यून को कितनी भी पनिशमेंट झेलना पड़े, कितना भी सफर करना पड़े, तो मैं इन दोनों ही बच्चों को लेकर इस प्लैनेट से बाहर लेकर चला जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कितनी भी पनिशमेंट मुझे दो। लेकिन तभी उसने ये बोला था कि एक डीमन हेड आता है और उसके नीचे का जो क्लाउड था रेड क्लाउड उसे पूरी तरह से कोलैप्स करवा देता है, जिस देखकर वो दोनों ही छोटी बच्चियां डर जाती है। लेकिन जो याओ यून था काफी ज्यादा पीछे उड़ा चला जाता है, लेकिन फिर भी वो रेजिस्ट करने लगता है। फिर याओ यून बोलता है, क्यों एंसेस्टर ऐसा क्यों, वो भी हमारी याओ फैमिली के मेंबर से। लेकिन याओ यून का जो एंसेस्टर था यानी कि ये शेमलेस ब्लड गॉड है, इन दोनों ही बच्चियों को वो एंसेस्टर टेंपल के अंदर लेकर आ जाता है। और ये देखकर तो याओ यून जो था उसे काफी ज्यादा दुख होने लगता है, उसके आंखों से जैसे खून के आंसू बाहर निकलेंगे। और फिर याओ यून दुख भरी स्माइल देता है और बोलता है, सिस्टर क्या हमारे फैमिली का ट्रेजर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिंगयन और मिंगयन नहीं, उनका कोई फादर नहीं और उनकी मदर भी आपके टूल्स में से एक थी। उनका काम सिर्फ इतना था, इन बच्चों को जन्म देना और फिर ट्रेजर स्पिरिट के रूप में इन्हें फ्यूज कर देना। क्या आपके लिए वो मैजिकल ट्रेजर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट? फिर वो बोलता है, सच में बिग ब्रदर सही थे, ओल्ड एंसेस्टर को किसी डीमन ने पोजेस कर दिया है, अब पहली वाली या फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती। जब बिग ब्रदर इस प्लैनेट को छोड़कर चले गए तो मैं कंफ्यूज था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि वो सही थे और इनके बिग ब्रदर बोले तो मैं याद दूंगा कि ब्लड एंसेस्टर के जो फादर थे वो है। और हमें इस एंसेस्ट्रल टेंपल के अंदर उन दोनों ही लड़कियों को दिखाया जाता है और जो याओ बिंगयन की छोटी सिस्टर थी वो उसकी बड़ी बहन को पकड़ लेती, यानी कि याओ बिंगयन को पकड़ लेती और बोलती है, बिग सिस्टर मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और याओ बिंगयन भी इस टाइम पर काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसकी बहन को उसने पकड़ कर रखा था। और हम उस शेमलेस ब्लड गॉड को देखते हैं जिसके अंदर से कि एक डीमन के जैसा बंदा बाहर निकलता है। ये कोई और नहीं बल्कि ईशा डीमन ही था। और साथ ही एक लैम्प ट्रेजर भी बाहर निकलता है और इस लैम्प की जो फ्लेम थी वो बुझने लगी थी, इसलिए शेमलेस ब्लड गॉड ने इस ट्रेजर की स्पीड को काफी सारे पीसेस में बांट दिया था। और फिर याओ बिंगयन की जो मदर थी उसके अंदर भी एक पीस डाल दिया था, ऐसे ही काफी सारे बंदों के अंदर उस पीसेस को डाल दिया था। लेकिन याओ बिंगयन की जो मदर थी वही सर्वाइव कर पाई थी और फिर उसने इन दो बेटियों को जन्म दिया था। और जो लैम्प ट्रेजर है ये दोनों ही लड़कियां उसकी सोल बन जाए तो ट्रेजर कभी बुझेगा नहीं और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, यानी कि ये दो लड़कियां उसके स्पिरिट के जैसा काम करेंगी। और तभी उस लैम्प के अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है और तुरंत ही इन दोनों को डेवर करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और ये देखकर ये दोनों ही बहनें काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन याओ बिंगयन एक कदम पीछे हट जाती है, जिस वजह से ये जो डीमन था उसकी लिटिल सिस्टर को डेवर कर देता है। और ये देखकर याओ बिंगयन काफी ज्यादा शॉक में आ जाती है, उसके आंखें फेयर और रिग्रेट से भर जाती है। और उसकी लिटिल सिस्टर अभी भी चिल्लाई जा रही थी, बिग सिस्टर मुझे बचाओ, बिग सिस्टर मुझे बचाओ। और ये देखकर याओ बिंगयन काफी ज्यादा शॉक में थी और उसे रिग्रेट भी हो रहा था कि वो एक कदम पीछे हट गई, लेकिन वो चिल्लाने लगती है, एंसेस्टर प्लीज मुझे ले लीजिए और मेरी बहन को छोड़ दीजिए। और ये जो एंसेस्टर था वो ये देखकर बोलने लगता है, इस लैम्प को तो एक ही सोल की जरूरत थी, तो तुम अब जिंदा रह सकती हो। और वो डीमन भी ये देखकर स्माइल करने लगता है। और याओ बिंगयन की जो लिटिल सिस्टर थी वो उस लैम्प के अंदर चली गई थी ट्रेजर स्पिरिट के रूप में। और ये देखकर तो याओ बिंगयन जो थी वो काफी ज्यादा सैड हो गई थी, उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था और वो बस उसके सिस्टर से बोले जा रहे थे, सिस्टर प्लीज मुझे ले लीजिए और मेरी बहन को जिंदा छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे ले लीजिए। इस टाइम पर वो जमीन के ऊपर अपना माथा पीटे जा रही थी और इस टाइम पर उसके फोरहेड के अंदर से काफी सारा ब्लड भी बाहर निकले जा रहा था, लेकिन वो बस यही बोले जा रही थी, मुझे ले लीजिए और मेरी बहन को छोड़ दीजिए। और उसके आंखों में अभी काफी ज्यादा रिग्रेट था, उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हुआ जा रहा था। वो बोलने
लगती आखिर मैं पीछे क्यों हटी। और याओ बिंगयून ये चिक कर बोले जा रही थी और बार पर याओ यून जो थे वो भी ये सुन लेते। उन्हें भी काफी ज्यादा पेन हुआ जा रहा था। याओ बिंगयून को काफी ज्यादा रिग्रेट था कि आखिर वो एक कदम पीछे क्यों हटी। उसकी वजह से उसकी लिटिल सिस्टर चली गई, लेकिन उसने काफी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ये ब्लड गॉड माना नहीं था। लेकिन याओ बिंगयून उसकी लिटिल सिस्टर से बोलते, लिटिल सिस्टर तुम स्ट्रांग बनी रहो, तुम जिंदा रहो, मैं एक दिन काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी और तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगी। और याओ बिंगयून ये बोलने भी लगती, जब कोई भी मेरे लिटिल सिस्टर को सेव करेगा मैं याओ बिंगयून उसकी सर्वेंट बन जाऊंगी। जनरेशन टू जनरेशन के लिए मैं अपनी पूरी लाइफ सर्वेंट बन जाऊंगी। कोई सी कोइंसिडेंस जो कुछ भी रहो, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सर्वेंट बन जाऊंगी। बस मुझे मेरी बहन वापस दिलवा देना, मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। और इस टाइम पर उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस साफ साफ दिख रहा था, रिग्रेट भी साफ साफ दिख रहा था। और इस टाइम पर मुझे इस ब्लड गॉड के ऊपर तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जा रहा है, क्योंकि भाई ये इतना शेमलेस बंदा है, तो मैं क्या ही बताऊं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बाद में वैंगलिन को इतनी ज्यादा पावर दे दूंगा कि वैंगलिन इस ब्लड गॉड को भगा भगा कर मारेगा, कुत्ते की मौत मारेगा साले को। और वैंगलिन भी देखकर सैड फील करता है, लेकिन वैंगलिन उसके ड्रीम स्पेस से बाहर आ जाता है और फिर याओ बिंगयून को देखता है। लेकिन फिर याओ बिंगयून इसे कुछ नहीं करता और बोलता है, तुमने मुझे चेस किया, लेकिन मेरे ब्रेक थ्रू में तुमने हेल्प की, तो हमारे बीच का कर्मा कंप्लीट हो चुका है। और वैंगलिन याओ बिंगयून के ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह थे उन सभी को हटा देता है। और फिर याओ बिंगयून अपनी आंखें ओपन करती है और उसके आंखों में कंफ्यूजन था। लेकिन फिर काफी टाइम बाद वो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ वैंगलिन को देखती है और बोलती है, क्या तुम रिइंकार्नेशन में बिलीव रखते हो? जब मैं याओ फैमिली के अंदर थी तो मैंने तब सुना था, वो लोग बोल रहे थे कि वो कर सकता है, तो क्या वो तुम हो? तो देखकर वैंगलिन बोलता है, मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ से तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन वैंगलिन ने अपने दिल में ठान लिया था कि वो ब्लड गॉड को एक ना एक दिन जरूर निपटाएगा और वैंगलिन अपने प्रोमिसेस कभी भूलता नहीं। तो देखकर याओ बिंगयून भी खड़ी हो जाती है और बोलती है, शायद से मैंने गलत सुना। और फिर वो यहाँ से निकल जाती है। और वैंगलिन अब जब चाहे सेकंड स्टेप कल्टिवेटर बन सकता था, बस उसे अपना ऑरा रिलीज करने की जरूरत है। लेकिन डिवाइन ट्रिब्यूलेशन आ जाएगा और वैंगलिन यहाँ पर नहीं चाहता था कि डिवाइन ट्रिब्यूलेशन आए, क्योंकि डिवाइन ट्रिब्यूलेशन यहाँ पर आया तो प्लैनेट किंगलिन काफी ज्यादा तहस नहस हो जाएगा। तो वैंगलिन इस प्लैनेट से दूर जाने वाला था और किसी और प्लैनेट के ऊपर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को बुलाने वाला था। लेकिन तब हम सेंग्यू पीक के ऊपर एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि वही जाय नाम का ओल्ड मैन था, जिसका नाम की पूरा जायकिंग है। और वो पहाड़ को चढ़ने लगता है और वो एक मॉडल था, तो इस वजह से उसे पहाड़ चढ़ने में काफी ज्यादा टाइम लगने लगता है। और वैंगलिन भी यहाँ पर रुक जाता है और उसे देखने लगता है। और जायकिंग अपने मन ही मन बोलने लगता है, मैंने सोचा था कि मैं ह्यूमन रिलेशन के बारे में सब कुछ समझ चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और तभी जायकिंग फाइनली इस माउंटेन पीक के ऊपर आ जाता है। उसका घुटना घुटना वगैरह सब कुछ फूट चुका था, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल थी और वो वैंगलिन को देखता है और बोलता है, प्लीज मुझे दाव सिखाइए। तो देखकर वैंगलिन जायकिंग को देखता है और बोलता है, तुम एक मॉर्टल हो, तो मैं तुम्हें स्पेल्स वगैरह तो सिखा नहीं सकता, लेकिन तुम दाव कल्टिवेट कर सकते हो, तुम उसके लिए सुटेबल हो। लेकिन वैंगलिन उससे बोलता है, तुम्हारे पास ज्यादा लाइफ नहीं बची है और दाव कल्टिवेट करना इतना आसान नहीं। लेकिन जायकिंग इस बात के लिए नहीं मानता और वो फोर्स करने लगता है वैंगलिन को दाव सिखाने के लिए। तो वैंगलिन भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही डिटर्मिनेशन था दाव सीखने का। और फिर फाइनली वैंगलिन इस बुड्ढे से उसका नाम पूछता है, तो जायकिंग उससे बोलता है, मेरा नाम जायकिंग है। तो फिर वैंगलिन उससे बोलता है, मेरी पूरी लाइफ में मेरा कोई डिसाइपल नहीं रहा, और क्योंकि तुम्हारा एनलाइटमेंट एक कार्मिक काउस थी जो तुमने क्रिएट किया और तुम्हारी वजह से मुझे एनलाइटमेंट भी मिला है, तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करता हूँ। और तभी वैंगलिन अपना फिंगर पॉइंट करता है और उसके पीछे की जो यीन और यांग फिशेस थी अचानक से रोटेट करने लगती है और एक फिंगर से वैंगलिन जायकिंग के आईब्रोज के बीच टच करता है और एक ओरा उसके अंदर चली जाती है और जायकिंग इस वजह से बेहोश हो जाता है और वैंगलिन ऐसे डिसअपीयर हो जाता है। और एक दिन बाद जायकिंग अपनी आंखें ओपन करता है और वैंगलिन जहाँ पर कल्टिवेशन करता था वहाँ पर जाकर कल्टिवेशन में बैठ जाता है, दाव को समझने लगता है। और भाई ये जायकिंग नाम का जो ओल्ड मैन है ये स्टोरी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसका नाम याद रखना और इसके बारे में सब कुछ याद रखना। और हम वैंगलिन को देखते हैं जो कि कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वो एक येलो प्लैनेट के ऊपर अपेयर होता है और तभी हमें एक मिडिल एज मैन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था और वो रेड क्लाउड के ऊपर बैठा हुआ बड़े स्पीड में आगे जाया जा रहा था। और अगर वैंगलिन यहाँ पर रहता तो तुरंत ही इसे पहचान लेता, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि याओ यून था, जो कि याओ बिंगयून और उसकी सिस्टर को बचाना चाहता था। लेकिन अब उसकी जो आइज थी उसके अंदर एक अलग ही डिमोनिक ग्लो था और वैंगलिन इस प्लैनेट के ऊपर भी कल्टिवेशन करे जा रहा था। लेकिन फिर वो उठ जाता है और उसे एनलाइटमेंट फिर से मिलता है और वो बोलता है, दाव एंटर दी दाव। और वैंगलिन को अब बस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को बुलाना था और फिर वो सेकंड स्टेप कल्टिवेटर बन जाएगा। लेकिन वैंगलिन ये जानता था कि उसके पीछे अभी काफी ज्यादा खतरा है, तो इतने जल्दी वो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को नहीं बुलाएगा। जब कोई उसके ऊपर अटैक करेगा तो तब वो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को बुलाएगा, तब उसे भी फायदा होगा और साथ
सामने वाला बंदा भी आसानी से मारा जा सकता है। और वैंगलिन को लियोन के बारे में याद आता है कि वैंगलिन को उससे रिस्ट्रिक्शन हार्ट को भी लेना है, तो वैंगलिन यहाँ से डिसअपियर हो जाता है और जो लियोन का प्लान था उस तरफ जाने लगता है। और वैंगलिन की स्पीड काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी क्योंकि वर्ल्ड के साथ मर्ज होकर आगे जाए जा रहा था। लेकिन तभी वैंगलिन ऐसे वर्ल्ड के साथ मर्ज होता है और एक जगह पर अपियर होता है तो वो शॉक रह जाता है क्योंकि उसके सामने एक रेड रूम में मिडिल एज मैन खड़ा हुआ था। और वो मिडिल एज मैन वैंगलिन को देखता है और बोलता है क्या तुम ज़ूम हो, लेकिन वैंगलिन इसके ऊपर कुछ बोलता नहीं और वर्ल्ड के साथ मर्ज होकर यहाँ से गायब होना चाहता था। लेकिन उसे फील होता है कि यहाँ का स्पेस लॉक हो चुका है, वैंगलिन यहाँ से अब वर्ल्ड के साथ मर्ज होकर नहीं जा सकता था। तो ये देखकर वो जो मिडिल एज मैन था यानी कि अपना याओ यून, वो वैंगलिन से बोलता है हालांकि मुझे स्पेशल बिल्डिंग नहीं आती लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी लोकेशन को कैलकुलेट कर सकता हूँ और ये जगह खास तुम्हारे लिए मैंने प्रिपेयर की है, तो तुम आज यहाँ से भाग नहीं सकते। और तभी याओ यून के हाथ के अंदर का जो मिरर था वो अचानक से फ्लैश करता है और आसपास का स्पेस अचानक से गायब हो जाता है और सराउंडिंग मिरर की सरफेस की तरह बन जाती है जैसे कि ये मिरर के अंदर आ गए हो। और तभी याओ यून बोलता है गैदर और उसके बोलते के साथ ही वैंगलिन के आसपास का स्पेस कोलैप्स हो जाता है और वैंगलिन जैसे इस मिरर के अंदर कैप्चर हो चुका हो और याओ यून इस मिरर को लेकर अब यहाँ से जाने लगता है जैसे वैंगलिन को पकड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वैंगलिन भी देखकर कोल्ड स्माइल करता और उसके बॉडी से व्हाइट एंड ब्लैक गैस बाहर निकलती है जो कि उन्हीं फिशेस में बदल जाते हैं और रोटेट होने लगते हैं और वैंगलिन की कल्टिवेशन अब फाइनली बढ़ने लगता है और वैंगलिन की कल्टिवेशन निर्वाणा स्कायर तक पहुंच जाती है और अब आने वाला था डिवाइन रेवलेशन तो है। और बाहर अब याओ यून को देखते हैं जो कि आराम से चले जा रहा था लेकिन तभी ऊपर देखता है और शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो डिवाइन रेवलेशन है। और ये जो याओ यून था वो पहले निर्वाणा स्कायर स्टेज तक था लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से वो अचानक निर्वाणा स्कायर के मिड स्टेज तक आ गया था। उसकी कल्टिवेशन लगातार गिरे जा रहे थे और उसे बस इतना याद था कि उसने कोई क्राइम किया था लेकिन ब्लड गॉड जो था उसने उसे पनिश नहीं किया, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गया था और उसे पता नहीं था कि याओ यून की जैसी मेमोरीज जा चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। उसका जो पिछला पास्ट था वो सब कुछ भूल चुका था लेकिन उसके अंदर जैसे एक डीमन आ गया हो जो उसे मैड करते रहता था और उसे बस किल करने का अर्ज उठता था लेकिन वो उसे सप्रेस करता था। लेकिन इस वजह से उसकी कल्टिवेशन बार बार नीचे जाई जा रही थी और याओ यून को समझ आ गया था कि जो उसकी कल्टिवेशन नीचे जा रही है और जो उसने पहले क्राइम किया था ये सब कुछ उसी से कनेक्शन रखता है और उसकी मेमोरीज भी उसी वजह से चली गई। और वो ब्लड गॉड से इसके बारे में पूछता है लेकिन ब्लड गॉड इसके ऊपर कोई आंसर नहीं देता। तो देखकर याओ यून हेल्पलेस फील करता है लेकिन वो एक केव के अंदर चला जाता और अपने आप को सील कर देता है। लेकिन ब्लड एंसेस्टर ने जब उसे ऑर्डर दिया था वैंगलिन को किल करने का तो फिर वो इधर आ गया था। और इस टाइम पर हम याओ यून के फोरहेड के अंदर से कुछ फॉग को निकलता हुआ देखते हैं जो कि एक डीमन के अंदर बदल जाता है और ये डीमन जैसे उस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को देखता है उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है जैसे कि उसके नेचुरल एनिमी से मिल चुका हो। और तभी एक डीमन रोर करता है लेकिन तभी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन अपने रेड लाइटनिंग नीचे भेजती है देखकर वो जो डीमन का फेस था तुरंत ही उसे डेवर कर देता है लेकिन वो इस वजह से डिसिपेट होने लगता है और वो डीमन पीछे भागता है। लेकिन और भी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन आती है और सीधा याओ यून की बॉडी के अंदर चली जाती है जिस वजह से उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन उस मिरर के अंदर जाती है जिस वजह से कोलैप्स हो जाता है और उसके अंदर से वैंगलिन बाहर निकलता है। और इस टाइम पर याओ यून की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, उसकी आईज रेड हो गई थी और उसे काफी ज्यादा पेन हुआ जा रहा था। और वैंगलिन जैसे ही बाहर निकलता है और उस डीमन शैडो को देखता है वो बोलता है एंशिएंट डीमन। और ये एंशिएंट डीमन जब डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को इतना ज्यादा खतरनाक हुआ देखता है तो तुरंत ही याओ यून को पकड़ता है और इस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के एरिया से बाहर निकलने लगता है। और तभी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के 4 रेड लाइट्स बाहर निकलती है और 2 वैंगलिन की तरफ जाती है और 2 उस एंशिएंट डीमन की तरफ। और वैंगलिन की तरफ जो 2 डिवाइन ट्रिब्यूलेशन आती है उसमें से वैंगलिन एक को अपने जीन और यान वोर्टेक्स बनाते हुए रोक देता है और एक को अपने ओरिजिनल सोल के थ्रू डेवर कर देता है। और इस वजह से वैंगलिन की सोल बुरी तरह से ट्रेम्बल करने लगती है लेकिन वैंगलिन उसे पचा जाता है। और इस तरफ जो एंशिएंट डीमन था क्रेजी स्पीड से यहाँ से भागे जा रहा था और उसने डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के दोनों डेवर कर दिया था लेकिन अभी उसकी फटे जा रही थी और वो और भी ज्यादा ब्लरी हुए जा रहा था और बड़ी स्पीड में यहाँ से भागे जा रहा था। और ये एंशिएंट डीमन बड़ी स्पीड में जब इस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के एरिया से बाहर जाए जा रहा था याओ यून को लेकर तो ये देखकर वैंगलिन उससे बोलता है याओ यून क्या तुम्हें उन 2 सिस्टर्स के बारे में पता है, याओ यून और याओ मिंग यून, क्या तुम्हें वो याद है? क्या तुम्हें वो ब्लड प्लांट का सीन याद है? उस एंशिएंट लैब में उनमें से एक की सोल को डेवर कर दिया था। तो देखकर याओ यून को कुछ याद आने लगता है और उसे इस डीमन के बारे में पता लगने लगता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, पेन होने लगता है और वो चिल्लाते इस डीमन को बोलता है मेरी बॉडी से बाहर निकल, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तू जल्दी से मेरी बॉडी से बाहर
निकल। और यायून इस डीमन को अपने बॉडी से बाहर निकालने लगता है। ये देखकर वो जो एंशिएंट डीमन था उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसे वैंगलिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज हो जाता है। लेकिन तुरंत ही वैंगलिन अपने सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प को बाहर निकाल देता है और वो बड़ा होने लगता है और ये सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प उस डीमन को ही सील करने लगता है और डिवाइन रेवलेशन भी अब चार्ज हो गया था और फिर से डिसेंड होने वाला था। लेकिन ये देखकर एंशिएंट डीमन कुछ तो बोलता है और उसकी बॉडी और ज्यादा ब्लरी हो जाती है, लेकिन वो सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प की जो सील्स थे उनसे दूर चला जाता है और अभी एंशिएंट डीमन दूर भागने लगता है और जितने भी वो थंडर्स थे वो वैंगलिन के ऊपर ही चार्ज हो जाते हैं। वो डिवाइन रेवलेशन वैंगलिन के ऊपर आने लगते हैं, लेकिन वैंगलिन के एक्सप्रेशन से देखकर बिल्कुल भी चेंज नहीं होते और वैंगलिन अपने आप को ही सील करने लगता है। सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प के काफी सारे सेल्स अपने बॉडी के ऊपर बना देता है और ये देखकर तो वो जो डीमन था वो शॉक था। वो बोलने लगता है आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है, लेकिन तुरंत ही वैंगलिन अपना एंशिएंट गॉड फर्नेस को बाहर निकालता है और बोलता है स्विच पोजीशन और वैंगलिन के बोलते के साथ ही एंशिएंट डीमन वैंगलिन की जगह पर आ जाता है और काफी सारे सेल्स उसे पकड़ लेते हैं और डिवाइन रेवलेशन उसके ऊपर जाकर गिर जाती है और ये देखकर तो अलग ही चिल्लाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है और वो एक सील में बदल जाता है और फिर से यायून की जो आईब्रोज थी उसके ऊपर जाकर चिपक जाता है। लेकिन यायून तो काफी ज्यादा फियर्स हो गया था, वो बार बार चिल्लाने लगता है बाहर निकलो बाहर निकल, और वो पूरी तरह से क्रेजी हो गया था और चिल्लाते हुए बोलने लगता है साले बाहर निकल तू। लेकिन ये डिवाइन रेवलेशन अभी खत्म नहीं हुआ था और भी पावरफुल डिवाइन रेवलेशन यहाँ पर आने वाला था और वैंगलिन कुछ कर पाता उससे पहले वैंगलिन को एक काफी ज्यादा डेंजर का एहसास होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लडी ऑरा फैलने लगता है और ये देखकर वैंगलिन के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं और डिवाइन रेवलेशन से ये ऑरा नहीं आ रहा था, बल्कि यहाँ पर एक ब्लड बीस्ट अपेयर होती है और एक आवाज आती है अब इसे एंड करने का टाइम आ गया है। और ये एक एंशिएंट वॉइस थी और यायून के फोरहेड के ऊपर जो डीमन सील थी जिससे कि यायून रेजिस्ट करे जा रहा था, ये बंदा उस सील को और ज्यादा पावरफुल कर देता है, जिस वजह से यायून रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी भी हम उसकी आंखों में देख सकते थे कि वो उस डीमन से फाइट कर रहा हो और वैंगलिन उस बंदे को देखता है और बोलता है ब्लड गॉड। लेकिन तभी भाई इसी मोमेंट पर हम थंडर सेलेस्टियल टेंपल के अंदर लॉर्ड किंग शुई को देखते हैं, जो कि सडनली अपने आईज को ओपन कर देते हैं और कुछ सोचने के बाद यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और अब तो सही मजा आने वाला है। और डिवाइन रेवलेशन इस टाइम पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। एवंस का माइंड उसके अंदर से आए जा रहा था और साउदर्न डोमेन के जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो एसेंस कर सकते थे कि एवंस काफी ज्यादा गुस्सा है। और ये जो ब्लड गॉड था यायून के फोरहेड के ऊपर फिर से उसकी सील को रिकवर कर देता है, जिस वजह से यायून के जो भी एक्सप्रेशंस थे कंफ्यूजन वाले वो चले जाते हैं और वो पूरी तरह से फिर से उस डीमन के कंट्रोल में आ जाता है। और जब वैंगलिन ब्लड गॉड को देख रहा था वो तुरंत ही एसिड करता है, बड़ी स्पीड में यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वो ब्लड गॉड का मैच बिल्कुल भी नहीं और वो स्पेशल बेंडिंग का भी यूज नहीं कर सकता था इस डिवाइन रेवलेशन की वजह से। और वैंगलिन को ब्लड गॉड करते हुए देखता है, लेकिन उसका पीछा बिल्कुल नहीं करता। उसके लिए तो वैंगलिन बस एक चींटी जैसा था और वैंगलिन से वो बोलता है जो आइटम तुम्हें मून गेजर सरपन के अंदर मिला था वो मुझे दे दो। और उसने ये बोला था कि उसके आसपास का स्पेस जैसे कोलैप्स होने वाला हो, उसके बोलने के अंदर उसकी जो वॉइस थी उसके अंदर एक अलग ही लॉ की पावर थी और वैंगलिन बोलने लगता है ये ऐसे वर्ड से जिसके अंदर की लॉ है। और वैंगलिन बिल्कुल रुकता नहीं और एक के बाद एक पीछे अपने हेवनली चॉप्स मारने लगता है और वो काउंट भी करे नहीं जा रहा था कि वो कितने हेवनली चॉप्स मारे जा रहा था, बस हेवनली चॉप चले जा रहा था। और वैंगलिन अपने मन ही मन बोलने लगता है ब्लड गॉड जरूर इंजर होगा। जब एंशिएंट गॉड का जो स्टार कोलैप्स हुआ था तब वैंगलिन ने फील किया था कि सीरियसली इंजर है और वैंगलिन को नहीं लग रहा था कि इतने जल्दी वो रिकवर होकर आ गया होगा। और वैंगलिन इस टाइम पर बड़ी स्पीड में भागे जा रहा था, लेकिन वो पीछे देखता है और ब्लड गॉड से बोलता है आप एक सीनियर होकर जूनियर के ऊपर अटैक कर रहे हो क्या, थोड़ा ज्यादा नहीं, अगर ऐसा रहा और ये बाहर निकल गया तो आपकी फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो देखकर ब्लड गॉड वैंगलिन से बोलता है अगर तुम मेरे एक सेलेस्टियल स्पेल को अवॉइड कर लो तो फिर तुम इसे अपना फॉर्चून समझ लेना। और ब्लड गॉड एक ब्लड फेलो अटैक बनाता है और तुरंत ही उसे वैंगलिन के पीछे भेज देता है। तो देखकर वैंगलिन अपने सेलेस्टियल माउंटेन को बाहर निकालता है और उसकी सोल को एक्सप्लोड कर देता है और वैंगलिन को दर्द तो होता है कि उसका इतना अच्छा ट्रेजर वेस्ट हो गया, लेकिन वैंगलिन क्या कर सकता था, आखिर वो मारा गया तो उसके ट्रेजर क्या काम आने वाले। लेकिन जब वैंगलिन की सेलेस्टियल माउंटेन की सोल कोलैप्स होती तब भी उस ब्लड फेलो को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो देखकर वैंगलिन अपने गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट को बाहर निकाल देता है और सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प से उसे रोकने लगता है, लेकिन वो ब्लड फेलो उसे स्पेलो कर देता है और उसकी सीलिंग की एबिलिटी यूज करने लगता है। और वैंगलिन ने देखकर शॉक रह जाता है और बोलता है आखिर एक वर्ष पहले। और वैंगलिन ने गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट को बाहर निकाल दिया था तो उसके अंदर से बटरफ्लाई बाहर आ गई थी और वो अपने विंग्स को फ्लैप करने लगती है, जिस वजह से वो जो ब्लड सेलो था वो रुकने लगता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने लगता है। और जब बटरफ्लाई अपने विंग्स को फ्लैप करती तब वो रुकता, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता जाता। लेकिन जैसे जैसे ये ब्लड सेलो आगे आया जाता और बटरफ्लाई जैसे जैसे अपने विंग्स को फ्लैप करती और उसके अंदर से जो पाउडर निकलता उस वजह से जो ब्लड सेलो था वो बटरफ्लाई के कंट्रोल में आ जाता है और उसके आसपास घूमने लगता है। लेकिन इस वजह से बटरफ्लाई की जो लाइट थी वो भी डिम हो जाती है और बटरफ्लाई और ये ब्लड सेलो वैंगलिन के आसपास
घूमने लगती है, लेकिन वैगलिन ने देखकर रुकता नहीं और बड़ी स्पीड में यहाँ से भागने लगता है। सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम और बटरफ्लाई उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन ब्लड गॉड रुकता नहीं और बड़ी स्पीड में आगे चार्ज करता है और स्पेस को ही कोलैप्स करने लगता है, जिस वजह से वैगलिन यहाँ से बचकर भाग नहीं सकता था। लेकिन इन्हें देखकर वैगलिन उससे बोलता है कि क्या सीनियर आप अपने प्रॉमिस से पीछे हट रहे हो, लेकिन ब्लड गॉड को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है अगर मैं प्रॉमिस तोड़ भी दूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। और ये ब्लड गॉड अपनी ओरिजिनल एनर्जी को उस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के अंदर मिक्स कर देता है, जिस वजह से डिवाइन ट्रिब्यूलेशन और ज्यादा खतरनाक हो जाती है और डिवाइन ट्रिब्यूलेशन हाफ वैगलिन की तरफ जाती है और हाफ ब्लड गॉड की तरफ। लेकिन ब्लड गॉड को तो इससे फर्क नहीं पड़ता था और ब्लड गॉड ऐसे डिसअपीयर होता है और वैगलिन के सामने अपेयर हो जाता है और अपने हाथ को आगे ग्रैब करता है। और अब ये ब्लड गॉड का अटैक था और ब्लड गॉड अब इससे डायरेक्टली वैगलिन को निपटा देने वाला था, लेकिन वैगलिन उससे बोलता है क्या तुम बेशक डीमन बीलो को जानते हो। और जैसे वैगलिन ये बोला था, ब्लड गॉड की बॉडी सडनली पॉज हो जाती है और उसके आंखों के अंदर से डेमनिक ग्लो बाहर निकलता है और उसके आईब्रोज के बीच से एक डीमन का शैडो अपेयर होता है जो कि बाहर निकलता है, जिसके की 2 हाथ थे और डेमनिक फिगर और डेमनिक हो रहा उसके अंदर से आया जा रहा था। ये एक रियल एंशिएंट डीमन था और वह एंशिएंट डीमन वैगलिन से बोलता है एंशिएंट डीमन बेलुओ वो कहाँ पर है। और वैगलिन इस बात का फायदा उठाकर बड़ी स्पीड में यहाँ से भागने लगता है, अपना एंशिएंट गॉड फर्नेस को भी बाहर निकाल देता है, जिस वजह से वो 1000 फीट दूर अपेयर होता है और बड़ी स्पीड में डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को डॉज करता हुआ भागे जा रहा था। लेकिन डिवाइन ट्रिब्यूलेशन नीचे गिरने के बाद गायब नहीं होती, फिर से वैगलिन का पीछा करने लगती है और वैगलिन जानता था कि आज वो कैसे भी कर ब्लड गॉड के हाथों बच नहीं सकता था, उसके बस भागने के चांसेस थे, वो भी तब जब वो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन का यूज करे। और तभी वैगलिन के ऊपर एक खतरनाक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन गिरती है, लेकिन डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के जो 3 लाइट थे वैगलिन तुरंत ही उसे अपने ओरिजिनल सोल के थ्रू डिलीवर कर देता है और बाकी के ब्लड फैलो और वो जो बटरफ्लाई थी वो उन्हें ब्लॉक करने लगते हैं। और वैगलिन अभी भी रुकता नहीं क्योंकि 3 डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के जो थंडर्स थे वो अभी भी उसकी तरफ आए जा रहे थे। तो वैगलिन सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प के अंदर चला जाता है और डिवाइन ट्रिब्यूलेशन उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन वैगलिन बोलता है लाइटनिंग सील। और वो जो सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प था वो भी ट्रेम्बल कर रहा था, लेकिन उसने लाइटनिंग को भी सील कर दिया था, लेकिन इस फोर्स की वजह से वैगलिन बाहर फेंक दिया जाता है और ब्लड गॉड जो कि रुका हुआ था वो तुरंत ही फिर चलने लगता है क्योंकि वो जो ब्लड शैडो था वो तुरंत ही उसके अंदर चला जाता है और ब्लड गॉड तुरंत ही वैगलिन के ऊपर चार्ज कर जाता है। और इस टाइम पर ब्लड गॉड की इंटेंशन वैगलिन के मेमोरीज को सर्च करना था, उसका एक हाथ आगे था और वैगलिन भी जानता था कि वो इससे बच नहीं सकता। तो वैगलिन अपना लास्ट और सबसे पावरफुल स्पेल कॉल द विंड यूज कर देता है और इस टाइम पर वैगलिन निर्वाणा स्काई स्टेज तक पहुंच गया था, जिस वजह से 2 ब्लैक ड्रैगन्स यहाँ पर अपेयर होते और ये जो ब्लैक ड्रैगन्स थे वो तुरंत ही अपने आप को एक्सप्लोड कर देते और वैगलिन ने जो सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प के अंदर डिवाइन रेवलेशन को सील किया था उसे बाहर रिलीज कर देता है, वो भी लाइटनिंग ब्लड गॉड की तरफ शूट हो जाती है और वैगलिन सेलेस्टियल शॉट को भी बाहर निकाल देता है और हेवनली चॉप चलाकर इसके ऊपर मारने लगता है और वैगलिन रुकता नहीं, काउंट भी नहीं करता, बस हेवनली चॉप्स इसके ऊपर मारे जा रहा था और टोटल 100 से ज्यादा हेवनली चॉप्स वैगलिन इसके ऊपर मार देता है और वैगलिन ने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक्स अब यूज कर दिए थे और वैगलिन की ये सभी अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ब्लड गॉड काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि वो निर्वाणा शैटर के लेट स्टेज पर था, तो उसके सामने ये अटैक्स कुछ भी नहीं थे। ये अटैक्स उसके सामने आकर खत्म हो जाते और उसके आंखों में एक डेमनिक ग्लो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो बोलता है सेलेस्टियल बायफैंक के कॉल द विंड अटैक बस क्या इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो अपना राइट हैंड वैगलिन की तरफ बढ़ाता है। लेकिन इसी मोमेंट पर एक सडन चेंज होता है और यहाँ पर एक बंदा पर होता है और वो बोलता है मैं सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई, तुम्हारी मेरे मास्टर की नाम लेने की हिम्मत कैसी हुई। और ब्लड गॉड भी देखकर शॉक रह जाता है और वो सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई को देखता है और सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई की ये जो आवाज थी, ये जो वॉइस थी, उसके अंदर एक अलग ही लॉकी पावर थी। यहाँ का जो स्पेस था वो भी इसे संभाल नहीं पा रहा था और जैसे सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई यहाँ पर अपेयर हुए थे, यहाँ पर एक पावरफुल किलिंग इंटेंट सभी फील कर सकते थे और ये किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि कल्टिवेशन पैड के ऊपर दूर कहीं पर और सीरियसली इंजर्ड हो जाते और ब्लड गॉड किंगशुई को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गया था और वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। लेकिन किंगशुई उससे बोलता है क्या तुम वो वर्ड्स मेरे सामने फिर से रिपीट करने की हिम्मत कर सकते हो, लेकिन ये देखकर ब्लड गॉड ऐसा दिखाता है कि वो किंगशुई से डर नहीं रहा और वो किंगशुई से बोलता है सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई, हमारे बीच कोई भी दुश्मनी नहीं है, अगर मेरे कहे गए वर्ड से आपको बुरा लगा हो तो मैं मेरे वर्ड्स को वापस लेता हूँ और मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा आपको इसके बदले कुछ रिपे करने, और वैसे भी हमें साथ में मिलकर अलायंस में जाना है बैटल के लिए, लेकिन इस लड़के का मेरे फैमिली के साथ दुश्मनी है, इसलिए मैं होप करता हूँ कि आप इसके बीच नहीं आएंगे। लेकिन ये देखकर किंगशुई उससे बोलते ये मेरा जूनियर ब्रदर है, इसकी स्किल थोड़े लैक कर रहे हैं, क्या हुआ इसने तुम्हारे फैमिली को प्रोवोक कर दिया तो भी। तो देखकर ब्लड गॉड शॉक रह जाता है और बोलता है जूनियर ब्रदर, लेकिन किंगशुई अपना कॉल द विंड अटैक बना लेते जो कि
6 ब्लैक ड्रैगन्स में बदल जाता है और एक ड्रैगन का साइज 1 लाख फीट का था। तुम समझ सकते हो कि ये कॉल द विंड अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और किंगशुई ब्लड गॉड से बोलते हैं क्योंकि इस बंदे ने कॉल द विंड सीखा है, तो मास्टर का क्रॉस जनरेशन का डिसाइपल है, तो फिर ऐसे ये मेरा जूनियर ब्रदर हुआ। लेकिन ये देखकर ब्लड गॉड को गुस्सा आ जाता है और वो किंगशुई से बोलता है, किंगशुई मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम एक सेलेस्टियल लॉर्ड हो, लेकिन मुझे लिमिट से ज्यादा पुश मत करो। तुम बहुत टाइम से सोए हुए थे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? अगर ये जोमो कॉल द विंड सीख भी लिया है तो ये तुम्हारा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर कैसे हो सकता है? इसके अलावा इसने मेरे याओ फैमिली के कई सारे थर्ड जनरेशन के मेंबर्स को किल किया है, तो ये नेचुरल है कि मैं इसे यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। और किंगशुई तुम्हें क्या लगता है कि ओल्ड मैन तुमसे डरता है? मुझे फोर्स मत करो। लेकिन किंगशुई को तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और किंगशुई ने अपने हाथों ही अपने काफी सारे लोगों को मार दिया था। और उसके मास्टर के साथ भी क्या हो गया पता नहीं, उसके सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। लेकिन किंगशुई की जब से मेमोरीज वापस आई और वैंगलिन को उसने कॉल द विंड अटैक यूज करते हुए देखा, तो वैंगलिन को तब से किंगशुई ने अपना जूनियर ब्रदर मान लिया था। और इस टाइम पर किंगशुई का ऐसे देखा जाए तो वैंगलिन के अलावा कोई भी साथ वाला नहीं है। और किंगशुई तो भाई अलग लेवल के और रिश्तों को अपनी अलग ही रिस्पेक्ट देते हैं, भले ही वैंगलिन उनका कोई ना लगे। लेकिन एक स्पेल की वजह से वो मास्टर बायफान का डिसाइपल है, तो किंगशुई उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और ये देखकर किंगशुई गुस्से में ब्लड गॉड से बोलते, अगर मेरा जूनियर ब्रदर गलत भी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन तुम क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम इसे पनिश करो। और तभी जो 6 ड्रैगन थे वो तुरंत ही एक में फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं होते बल्कि कोल्ड एयर में स्कैटर हो जाते और 5000 किलोमीटर के अंदर बारीक बारीक बारिश के बूंदों के अंदर बदल जाते। और किंगशुई बोलते समंदरी रेन। और 5000 किलोमीटर के अंदर रेन ड्रॉप्स अपर हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। और इसके अंदर से एक अलग ही खतरनाक पावर महसूस की जा सकती थी। लेकिन वैंगलिन के लिए ये अलग था क्योंकि वैंगलिन की ओरिजिन एनर्जी इस वजह से रिकवर हो जा रही थी और उसे वार्म की फीलिंग आ रही थी। और वैंगलिन के दिल में ये देखकर अलग ही फीलिंग आती है क्योंकि वैंगलिन को ऐसी फीलिंग से तब आई थी जब दूतियान ने उसे बचाया था, सीतोनान ने उसे बचाया था। और वैंगलिन ऐसे लोगों की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। और दूतियान, सीतोनान और जाविक के बाद किंगशुई ऐसे थे जो कि वैंगलिन का सपोर्ट करने के लिए सामने आए थे। और वैंगलिन ऐसे लोगों के लिए जान भी देने के लिए तैयार रहता है, जैसे कि दूतियान के लिए उसने सोल डिफाइनिंग ट्राइब को बना दिया था और सीतोनान को उसने अपना गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट भी दे दिया था बिना हेजिटेट किए हुए। और सीतोनान की जान अगर खतरे में आती तो वैंगलिन अपनी जान देकर भी उसकी जान बचाने के लिए तैयार था। लेकिन किंगशुई एकदम अलग ही थे क्योंकि किंगशुई बस एक स्पेल की वजह से ही वैंगलिन की जान बचा रहे थे और वैंगलिन हमेशा के लिए इसे याद रखने वाला था। और इस टाइम पर ब्लड एंसेस्टर की सच में काफी ज्यादा फटी पड़ी थी क्योंकि भले उसने अपने इंजरीज को रिकवर कर दिया हो, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा तो वो इंजरी था। और भाई सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई के सामने वो कुछ भी नहीं था क्योंकि वो जानता था कि सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई कितने ज्यादा ही खतरनाक है। अगर वो अपनी फुल पावर पर भी रहता तब भी वो किंगशुई का मैच नहीं रहता। और इवन ये भले सेलेस्टियल रियल्म से आया था, लेकिन सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई की बात अलग थी। इस ब्लड गॉड के जब एंसेस्टर भी थे तो वो भी सेलेस्टियल लॉर्ड किंगशुई की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इस वजह से ब्लड गॉड के अंदर भी एक रिस्पेक्ट किंगशुई के लिए थे और साथ ही एक डर भी था क्योंकि उसे पता था चाहे वो अपनी कितनी भी पावर लगा दे वो किंगशुई का बिल्कुल भी मैच नहीं। और किंगशुई ने जो ये ड्रॉप्स को बनाए थे उसमें से बस 10 ड्रॉप इल्यूजनरी यिन कल्टिवेटर को मार सकती थी, 100 ड्रॉप्स एक कॉर्पर यांग कल्टिवेटर को मार सकती थी और 1000 ड्रॉप्स एक निर्वाणा स्कायर कल्टिवेटर को भी निपटाने के लिए काफी थी। लेकिन ब्लड गॉड को भी इसे रोकना था, तो तभी उसके बॉडी के अंदर से विंड अपेयर होती है जो कि एक थंडरस्टॉर्म में बदल जाती है। और ये ब्लड गॉड का एक फेमस स्पेल था जिसका नाम था सेलेस्टियल स्पेल साउंड ऑफ विंड। और वैंगलिन ने जो पवेलियन लिया था उसके 8th फ्लोर के ऊपर इस स्पेल का डिटेल फॉर्मूला मौजूद था। और तभी ये जो विंड थी वो तुरंत ही रेन ड्रॉप से कोलाइड करने लगती है और एक थंडर जैसा रमलिंग साउंड आने लगता है। लेकिन तभी वो जो रेन ड्रॉप्स थे वो थंडरस्टॉर्म की वजह से पीछे पुशबैक हो जाती है और वो थंडरस्टॉर्म गैदर होकर एक वाटर कर्टन बन जाता है जो कि ब्लड गॉड को सराउंड कर देता है। तो देखकर किंगशुई बोलने लगते हैं सेलेस्टियल स्पेल साउंड ऑफ विंड रेनसेल। और उनके बोलते के साथ ही सभी रेन ड्रॉप्स के अंदर से कोल्डनेस बाहर निकलने लगती है और आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं और क्रैकलिंग साउंड्स आने लगते हैं और वो बारिश तुरंत ही आइस में बदल जाती है। और इन रेन ड्रॉप्स को देखते हुए ऐसा लगने लगता है जैसे कि यहाँ पर आइस का एक ड्रैगन ही फॉर्म हो गया हो। लेकिन तभी देखकर ब्लड गॉड अपनी हेवनली ओरिजिन एनर्जी का यूज करता है जो कि गैदर होने लगते हैं और उसके सामने एक फिस्ट साइज बॉल बनने लगता है जिसे कि वो प्रेस करता है, जिस वजह से वो तुरंत ही जो बॉल था वो एक क्रेन में बदल जाता है और पलक झपकते ही ऐसे 9 क्रेन्स बन जाते। और तभी ब्लड गॉड किंगशुई से चिल्लाते हुए बोलता है मेरे याओ फैमिली के एंसेस्टर का थंडरस्टॉर्म शायद तुम्हारे कॉल द विंड अटैक का मुकाबला ना कर पाए, लेकिन इन हजारों सालों में मेरी याओ फैमिली के एंसेस्टर की जनरेशन ने एक स्पेल क्रिएट किया है। और तुरंत ये जो 9 क्रेन्स थे उनकी आंखें लाल हो जाती है और पावरफुल डेमनिक और वो रिलीज करने लगते हैं और इस वजह से ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो आइस कोलैप्स होने वाली हो। और तुरंत ही उसके आईब्रोज के बीच से एक वोर्टेक्स बाहर निकलने लगता है जिस वजह से पावरफुल डेमनिक एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। और इस टाइम पर ब्लड गॉड कोई कल्टिवेटर नहीं बल्कि एक एंशिएंट डीमन की तरह लग
रहा था जैसे कि एक ऐसा डीमन ने उसके बॉडी के ऊपर कब्जा कर दिया हो, और तभी उसकी आंखें एक डिमनिक लैंप की तरह ग्लो करने लगती है और वो चिल्लाता है सेलेस्टियल स्पेल क्रेस माइट, और ब्लड गॉड के बोलते के साथ ही वो नाइन क्रेस उसके बॉडी के अराउंड घूमने लगती है और उनके अंदर से एक अलग ही आवाज बाहर निकलती, जिसके अंदर एक अनइमेजिनेबल फोर्स था जो कि पागलों की तरह इको करने लगता है। और इस आवाज की वजह से इस पूरे 500 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने भी आइस थी वो कोलैप्स हो जाती है, और तुरंत एक जो क्रेन था वो एक्सप्लोड हो जाता है और एक व्हाइट फेदर के अंदर बदल जाता है, और फिर उस क्रेन से एक और भी ज्यादा पावरफुल क्राई सुनाई देती है। और तभी देखते देखते वो जो 9 क्रेन्स थे पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाते हैं और इस वजह से काफी सारे फेदर्स फैल जाते और पावरफुल स्पेल में बदल जाते, जो कि 1000 ऑफ किलोमीटर के अंदर का जो एरिया था उससे अफेक्ट करने लगते। तो ये देखकर क्यूक्शी इस स्पेल को देखते और बोलती है ये स्पेल बुरा नहीं है। तो ये देखकर ब्लड एंसेस्टर गुस्से में चिल्लाता और बोलता है सिर्फ बुरा नहीं, इस ओल्ड मैन की याओ फैमिली की स्पेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और वो बोलता है क्रेन्स विद रोर प्लैनेट्स आर्सेनल, और उसके बोलते के साथ ही उसके 500 किलोमीटर का जो एरिया था वो कोलैप्स हो जाता है, फिर 5000 किलोमीटर, फिर 50,000 किलोमीटर, और ये जो एक्सपेंशन था ऐसे ही दूर तक जाने लगता है। ये क्रेजी तरीके से जाया जा रहा था और ब्लड एंसेस्टर को ये ऐसा ही करने दिया जाए तो पूरा साउदर्न डोमेन है इस वजह से कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ये क्यूक्शी तक पहुंचने वाला था, आसमान में का जो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के जो क्लाउड्स थे वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाते और तुरंत ही सारे क्लाउड्स गायब हो जाते और सेंटर में 7 कलर की जो हेवनली थंडर थी वो कंडेंस हो जाती है। और ये थंडर बोल्ट काफी ज्यादा खतरनाक था, और अब ये जो थंडर आ रहा था वो काफी ज्यादा ही खतरनाक था। इसके अंदर सभी कलर्स थे, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू पर्पल, ऐसे सभी कलर्स वो सभी के सभी इनके ऊपर डिसेंड करते, मतलब कि उनके नीचे जो भी रहेगा सभी मारे जाएंगे। और इनके अंदर ये बहुत ज्यादा खतरनाक की डिस्ट्रक्टिव पावर थे और वैंगलिन भी इसके सामने भी स्टैंड नहीं कर सकता था। वैंगलिन भी इसे अगर झेले तो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन भाई अभी तो इन दोनों की फाइट बस स्टार्ट ही हुई है और इन दोनों की फाइट तो काफी ज्यादा खतरनाक चलने वाली है। इवन कि यहाँ पर एक थर्ड स्टेप कल्टीवेटर भी अपेयर होने वाला है, लेकिन क्यूक्शी तो उससे बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, उससे भी फाइट करने के लिए रेडी रहेगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर 1.5 के लाइक्स और 400 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो।